आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 3 एनसीईआरटी बुक की। जो चैप्टर 3 मौर्यकालीन कला हम लोग पढ़ रहे थे, तो आज उसी का पार्ट 2 देखेंगे। यहाँ तक पूरा कंप्लीट करवा दिया गया था, इसके आगे से अब हम लोग देखेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर ले, आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सिंह शीर्ष सारनाथ कहाँ स्थित है? सारनाथ में, और ये आपके सामने उसकी पिक्चर भी दिख रही है। तो इसके आगे से अब हम समझेंगे। वाराणसी के निकट, यानी कि वाराणसी के निकट सारनाथ में लगभग 100 वर्ष पहले खोजे गए सिंह शीर्ष लैंड कैपिटल को आमतौर पर सारनाथ सिंह शीर्ष कहा जाता है। यानी कि सारनाथ सिंह शीर्ष कहाँ स्थित है? ये वाराणसी के निकट है, और ये इसकी खोज कब की गई? 100 वर्ष पहले, लगभग 100 वर्ष पहले यह खोज की गई थी, और ये सारनाथ में स्थित है। यह मौर्यकालीन मूर्तिकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। ये मौर्यकालीन मूर्तिकला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, और यह भगवान बुद्ध द्वारा धम्मचक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था? ये सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और यह किसकी स्मृति में है? तो यह भगवान बुद्ध द्वारा धम्मचक्र प्रवर्तन यानी कि प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना जो है, प्रथम उपदेश देने की स्मृति में बनवाया गया था। इस सिंह शीर्ष के मूलतः 5 अव्यय यानी कि भाग थे। कौन कौन से थे? स्तंभ यानी कि शैफ्ट, जो अब कई भागों में टूट चुका है। दूसरा है एक कमल घंटी का आधार। तीसरा है उस पर बना हुआ एक ढोल जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त गति के साथ दिखाए गए हैं। और चौथा है 4 तेजस्वी सिंहों को आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियों के रूप में दिखाया गया है। पांचवा है एक सर्वोपरि तल धर्म चक्र, जो कि एक बड़ा पहिया है। यह चक्र इस समय टूटी हालत में है और कहाँ पर प्रदर्शित है? सारनाथ के स्थलीय संग्रहालय में। इस सिंह शीर्ष को ऊपरी चक्र और कमलाधार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी अपनाया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि यह जो सारनाथ स्थित सिंह शीर्ष है, इसके मूलतः 5 अव्यय यानी कि भाग थे। कौन कौन से? पहला स्तंभ, दूसरा एक कमल घंटी का आधार, तीसरा उस पर बना हुआ एक ढोल जिसमें कि 4 पशु दक्षिणावर्त गति के साथ दिखाए गए हैं, और चौथा है 4 तेजस्वी सिंहों को आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियों के रूप में दिखाया गया है, और पांचवा एक सर्वोपरि तल यानी कि धर्म चक्र। ये धर्म चक्र क्या है? एक बड़ा पहिया है। तो इस तरह से इसमें मूलतः 5 भाग थे। तो इसकी जो पिक्चर है हम आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें 5 भागों में इसे दिखाया गया है। या आप ऊपर के पार्ट में यहाँ देख सकते हैं कि 4 शेर दिखाए गए हैं, और इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पहिया दिखाया गया है। फिर इसके नीचे और आते हैं तो यहाँ पर कमल की आकृति भी आपको देखने को मिलती है। तो यही है सारनाथ स्थित सिंह शीर्ष, जो कि आपको एनसीईआरटी बुक में इसी तरह से पिक्चर्स भी देखने को मिलती है। साथ साथ चीज़ें तो डिटेल में पढ़ने को मिलती ही हैं, साथ में उनकी पिक्चर्स भी देखने को मिलती है बढ़िया सी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम एनसीईआरटी बुक से सारे चैप्टर कवर करेंगे। इसको जानने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो वो लिंक में दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उसे ज़रूर देखिएगा। आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो भी आर्ट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा सारनाथ स्थित सिंह शीर्ष के विषय में। सबसे पहले एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। यह कहाँ स्थित है? वाराणसी के निकट स्थित है, और ये लगभग 100 वर्ष पहले खोजे गए हैं,
और इसको यानी मूर्ति कला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है, ऐसा माना जाता है। और यह भगवान बुद्ध द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तन यानी कि प्रथम उपदेश देने की घटना यानी कि स्मृति में सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। और इस सिंह शीर्ष के मूलतः 5 अव्यय यानी कि भाग थे। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि सारनाथ स्थित सिंह शीर्ष जो कि सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, कितने भाग यानी अव्यय थे? तो 5। पहला स्तंभ है जो कि अब कई भागों में टूट चुका है, और दूसरा एक कमल घंटी का आधार है। तीसरा है उस पर बना हुआ एक ढोल जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त गति के साथ दिखाए गए हैं। चौथा है 4 तेजस्वी सिंहों को भी आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियां के रूप में दिखाया गया है। 5वां है एक सर्वोपरि तल धर्म चक्र जो कि एक बड़ा सा पहिया है, और यह चक्र इस समय टूटी हुई हालत में है। यह सारनाथ के स्थलीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। इस सिंह शीर्ष को ऊपरी चक्र और कमलाधार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। तो आपने समझ लिया होगा सारनाथ स्थित सिंह शीर्ष के विषय में। अब आगे बढ़ते हैं। अब सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए इस सिंह शीर्ष पर बनी एक वेदी पर 4 सिंह एक दूसरे से पीठ जोड़कर बैठाए गए हैं। यहाँ पर ये जो है पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। और इस सिंह शीर्ष पर बनी एक वेदी में 4 सिंह यानी कि 4 शेर एक दूसरे से पीठ जोड़कर बैठाए गए हैं। शेरों की ये चारों आकृतियां अत्यंत प्रभावशाली एवं ठोस हैं। प्रतिमा के स्मारकीय विशेषता स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है यानी कि दिखाई देती है। शेरों के चेहरे पर यानी कि शेरों के चेहरे का पेशी विन्यास बहुत ही सुदृढ़ प्रतीत होता है। होठों की विपर्यस्त रेखाएं और होठों के अंत में उनके फैलाव का प्रभाव यह दर्शाता है कि कलाकार की अपनी सूक्ष्म दृष्टि शेर के मुख का स्वाभाविक चित्रण करने में काफ़ी सफल रही है। और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शेर ने अपनी सांस भीतर रोक रखी है। आयल यानी कि केशर की रेखाएं तीखी हैं और उनमें उस समय प्रचलित परंपराओं का पालन किया गया है। प्रतिमा की सतह को अत्यधिक चिकना या पॉलिश किया हुआ बनाया गया है, जो कि मौर्यकालीन मूर्तिकला की एक खास विशेषता है। शेरों की घुंघराली आयल राशि आगे निकली हुई दिखाई गई है। शेरों के शरीर के भारी बोझ को पैरों की फैली हुई मांसपेशियों के माध्यम से बखूबी दर्शाया गया है। शीर्ष फलक पर एक चक्र बना हुआ है जिसमें चारों दिशाओं में फैले हुए कुल मिलाकर 24 आरे हैं, और प्रत्येक चक्र के साथ सांड, घोड़ा, हाथी और शेर की आकृतियां सुंदरता से उकेरी गई हैं। चक्र का यह स्वरूप संपूर्ण बौद्ध कला में धम्म चक्र के निरूपण के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। प्रत्येक पशु आकृति सतह से जुड़ी होने के बावजूद काफ़ी विस्तृत है। उनकी मुद्रा शीर्ष फलक पर गतिमान प्रतीत होती है। प्रत्येक चक्र के बीच में सीमित स्थान होने के बावजूद इन पशु आकृतियों से ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार में सीमित स्थान में भी दर्शाने की पर्याप्त क्षमता थी। वृत्ताकार शीर्ष फलक एक उल्टे कमल की आकृति पर टिका हुआ दिखाई देता है। कमल पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी को उसकी सघनता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नीचे के हिस्से में वक्र तलों को सुंदरता से उकेरा गया है। एक स्तंभ की आकृति होने के कारण यह समझा गया था कि इसे चारों ओर से देखा जाएगा, इसलिए दृष्टि बिंदुओं की कोई निश्चित सीमाएं नहीं रखी गई है। सिंह शीर्ष सांची में भी पाया गया है और वह टूटी फूटी हालत में है। यहाँ बताया गया है कि एक सिंह शीर्ष जो है वो सांची में भी पाया गया है, लेकिन वह काफ़ी टूटी फूटी हालत में है। सिंह शीर्ष वाले स्तंभ बनाने का क्रम परवर्ती काल में भी जारी रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एनसीईआरटी बुक में चीज़ें बहुत डिटेल में दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर पढ़ें, और इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा आपको टेलीग्राम पे, वहाँ से आप इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं और मेरे साथ आप इस वीडियो में भी पढ़ सकते हैं। तो आप इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे
सारनाथ का जो ये सिंह शीर्ष है किस तरह से अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। ये आप देख सकते हैं एक पार्ट में इधर, इसका एक पार्ट इधर डिवाइड किया गया है और फिर यहाँ से देखिए नीचे ये आपको जो चक्र दिखता हुआ है इसके विषय में भी काफ़ी डिटेल में बताया गया है कि यहाँ पर जो बना हुआ एक चक्र है उसमें चारों दिशाओं में फैले हुए कुल मिलाकर 24 आरे हैं और प्रत्येक चक्र के साथ सांड, घोड़ा, हाथी और शेर की आकृतियाँ सुंदरता से उकेरी गई हैं। इसको हम आपको बड़ा करके भी दिखा देते हैं इमेज को। ये देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे पशुओं की आकृतियाँ आपको सांड, घोड़ा कि इन सब की आकृतियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। काफ़ी बारीकी से इसे मूर्तिकार ने बनाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके सामने जो दिख रहा है यक्षिणी दीदारगंज काफ़ी फेमस है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यक्षिणी जो दीदारगंज में स्थित है मूर्ति, तो आप देख सकते हैं इसको। अब हम इसके विषय में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। दीदारगंज में स्थित यक्षिणी, हाथ में चामर यानी कि चौरी पकड़े खड़ी यक्षिणी की जो आदमकद मूर्ति आधुनिक पटना के दीदारगंज में मिली है वह भी मौर्यकालीन मूर्तिकला की परंपरा का एक अच्छा उदाहरण है। यह मूर्ति पटना संग्रहालय में रखी हुई है। यह लंबी मूर्ति बलुआ पत्थर की बनी है। इसका अंग विन्यास संतुलित एवं समानुपातिक है। इसकी सतह पॉलिश की हुई चिकनी है। यक्षिणी को दाहिने हाथ में चौरी पकड़े हुए दिखाया गया है। इसका दूसरा हाथ टूटा हुआ है और इस प्रतिमा में रूप और माध्यम के प्रयोग में कुशलता बरती गई है। गोल गठीली काया के प्रति मूर्तिकार की संवेदनशीलता स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। चेहरा एवं कपोल गोल और मांसल दिखाए गए हैं, लेकिन गर्दन अपेक्षाकृत छोटी है। यक्षिणी गले में हार पहने हुए है जो पेट तक लटका हुआ है। पेट पर पहनी हुई चुस्त पोशाक के कारण पेट आगे निकला हुआ प्रतीत होता है। अधोवस्त्र को बड़ी सावधानी से बनाया गया है। टांगों पर पोशाक का हर मोड़ बाहर निकला हुआ दिखाया गया है जो कुछ पारदर्शी प्रभाव उत्पन्न करता है। पोशाक की मध्यवर्ती पट्टी ऊपर से नीचे तक उसकी टांगों तक गिर रही है। वह पैरों में मोटे वजन वाले आभूषण पहने हुए है और अपनी टांगों पर मजबूती से खड़ी है। धड़ के भाग में भारीपन है। उसके भारी उरोजों में दृष्टिगोचर दिखाई देता है। सिर के पीछे केश राशि एक गांठ में बंधी है। पीठ खुली है। पीछे का वस्त्र दोनों टांगों को ढकता है। दाहिने हाथ में पकड़ी हुई चौरी को प्रतिमा की पीठ पर फटी हुई रेखाओं के रूप में दिखाया गया है। तो देख सकते हैं कि कितना डिटेल में लिखा हुआ होता है एनसीईआरटी बुक में, और ये पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे चामर धारणी यक्षिणी की जो मूर्ति है उसके विषय में समझाया गया है कि हाथ में चामर यानी कि चौरी पकड़े खड़ी यक्षिणी की जो, ये आप देख सकते हैं हाथ में चौरी पकड़े हुए दिखाया गया है। और इधर से इसका यानी कि इनका एक हाथ नहीं दिखाया गया है, वो कटा हुआ सा दिखाया गया है। एक हाथ में ये आप देख सकते हैं किस तरह से चौरी पकड़े हुए हैं और एक हाथ इधर कटा हुआ दिखाया गया है। और इनकी गर्दन का थोड़ा छोटी दिखाई गई है। ये गले में इनके हार लटकता हुआ सा यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये यक्षिणी की मूर्ति कहाँ स्थित है? पटना के दीदारगंज में मिली है। पटना आदमकद मूर्ति जो है ये आधुनिक पटना के दीदारगंज में मिली है और वह भी मौर्यकालीन मूर्तिकला का एक अच्छा उदाहरण भी है। और यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि यह किससे बनी हुई है, तो यह मूर्ति लाल नहीं है, केवल बलुआ पत्थर की बनी हुई है। यानी कि यक्षिणी की प्रतिमा, यक्षिणी की आदमकद मूर्ति जो कि आधुनिक पटना के दीदारगंज में मिली है, वह किससे बनी है अगर पूछा जाता है तो बलुआ
पत्थर की बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यह लंबी मूर्ति बलुआ पत्थर की बनी है। और यह लंबी तो है लेकिन इसमें जो गला दिखाया गया है वह छोटा दिखाया गया है, यानी कि कंधा। और यक्षिणी को दाहिने हाथ में, किस हाथ में? दाहिने हाथ में चौरी पकड़े हुए दिखाया गया है। बहुत ही बारीकी से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। वो क्वेश्चन जो गलत हो जाते हैं तो उसको आप ध्यान से पढ़ें। इसीलिए हम आपके लिए ये एनसीईआरटी बुक चला रहे हैं, जिससे आप फिर से एक बार रिवाइज कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए ये रिवीजन का काम करेगा, और जो अभी तक इसको नहीं पढ़े हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, सभी के लिए। तो इसको आप ज़रूर पढ़िए। और यहाँ पे एक हाथ यानी दाहिने हाथ में तो चौरी पकड़े हुए दिखाया गया है, और जो दूसरा हाथ है वो टूटा हुआ दिखाया गया है। और इस प्रतिमा में रूप और माध्यम के प्रयोग में काफ़ी कुशलता बरती गई है। गोल गठीली काया के प्रति मूर्तिकार की संवेदनशीलता जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। चेहरा एवं कपोल गोल गोल और मांसल दिखाए गए हैं काफ़ी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से, यानी कि चेहरे पे खूब मांसल उभार सा है, तो बहुत सुंदर गोल गोल और मांसल दिखाया गया है चेहरा। तो आपने समझ लिया होगा यक्षिणी की मूर्ति जो कि आधुनिक पटना के दीदारगंज में मिली है। आगे बढ़ते हैं। परवर्ती शताब्दी के स्तूपों में और बहुत सी सुविधाएं जोड़ दी गई हैं, जैसे कि प्रतिमाओं से अलंकृत घिरे हुए परिक्रमा पथ। अब यहाँ पर स्तूप की बात की गई है कि जो भी उस शताब्दी में परवर्ती काल में स्तूप में मिले हुए हैं और उनकी जो प्रतिमाएं मिली हैं तो वो किस तरह से अलंकृत घिरे हुए परिक्रमा पथ हैं। ऐसे अनेक स्तूप भी हैं जिनका निर्माण मूल रूप से तो पहले किया गया था, पर आगे चलकर दूसरी शताब्दी में उनमें कुछ और नए निर्माण जोड़ दिए गए। स्तूप में एक बेलनाकार ढोल, एक वृत्ताकार अंडा और चोटी पर एक हर्मिका और छत्र होता है। स्तूप में क्या क्या होता है? एक बेलनाकार ढोल होता है, एक वृत्ताकार अंडा और एक चोटी पर एक हर्मिका और छत्र होता है। ये भाग हिस्से सदा ज्यों के त्यों रहते हैं, लेकिन आगे चलकर इनके रूप और आकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया। गोलाकार परिक्रमा पथ के अलावा प्रवेश द्वार भी जोड़े गए। इस प्रकार स्तूप स्थापत्य में वास्तुकारों तथा मूर्तिकारों के लिए अपना कौशल दिखाने की काफ़ी गुंजाइश होती है, और वे उनमें यथावश्यक परिवर्धन कर सकते हैं और नई नई प्रतिमाएं भी उकेर सकते हैं। तो यहाँ पे स्तूपों की बात की गई है। तो स्तूप में क्या होता है? एक बेलनाकार ढोल, एक वृत्ताकार अंडा और एक चोटी पर हर्मिका और छत्र। और ये आगे चलकर इनके रूप में आकार में केवल थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। गोलाकार परिक्रमा पथ के अलावा इनमें प्रवेश द्वार भी जोड़े गए हैं। इस प्रकार स्तूप जो होते हैं स्थापत्य में वास्तुकारों तथा मूर्तिकारों के लिए अपना कौशल दिखाने की काफ़ी गुंजाइश होती है इनमें, और वे उनमें यथावश्यक परिवर्धन कर सकते हैं और नई नई प्रतिमाएं भी उकेर सकते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है स्तूप आराधना जो कि भरहुत में है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक हमें बुद्ध की प्रतिमाओं या आकृतियों के दर्शन नहीं होते। बुद्ध को प्रतीकों जैसे कि पद चिन्हों, स्तूपों, कमल, सिंहासन, चक्र आदि के रूप में दर्शाया गया है। अब यहाँ पे बात की गई है कि किस तरह से बुद्ध के प्रतीकों को उसमें दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि इस समय तक पूजा या आराधना की पद्धति काफ़ी सरल थी और कभी कभी उनके जीवन की घटनाओं को चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता था। जातक कथा या बुद्ध के जीवन के किसी घटना का वर्णन। जातक कथा क्या है? यहाँ पर बताया गया है जातक कथा या बुद्ध के जीवन की किसी घटना का वर्णन बौद्ध परंपरा का अभिन्न अंग बन गया था। जातक कथाएं स्तूपों के परिक्रमा पथों और तोरण द्वारों पर चित्रित की गई हैं। कभी कभी पूछ लेता है जातक कथाएं क्या है, तो जातक कथाएं जो है ये बुद्ध के जीवन की किसी घटना का वर्णन होती हैं और
जातक कथाओं को स्तूपों के परिक्रमा पथों और तोरण द्वारों पर काफ़ी चित्रित की गई हैं, उनके जीवन की घटनाएं चित्रित की गई हैं। चित्रात्मक परंपरा में मुख्य रूप से संक्षेप आख्यान, सतत आख्यान और घटनात्मक आख्यान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो सभी बौद्ध स्मारकों में मुख्य विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं ही हैं, यानी कि जितने भी बौद्ध स्मारक हैं यहाँ बताया गया है कि उनमें बुद्ध के जीवन की घटनाएं ही हैं, वहाँ का विषय जो है, वहाँ के चित्रों का विषय। लेकिन मूर्तियाँ यानी कि मूर्तियों या आकृतियों से सजावट करने के मामले में जातक कथाएं भी समान रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पर उनमें से अक्सर बुद्ध के जन्म, गृह त्याग, ज्ञान यानी कि बुद्धत्व प्राप्ति, धम्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण क्या है, जन्म चक्र से मुक्ति की घटनाओं को ही अक्सर चित्रित किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि जातक कथाएं क्या हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं हैं वही उनकी जातक कथाएं हैं। और इसमें क्या है, बुद्ध के जन्म, गृह त्याग का चित्र, ज्ञान यानी बुद्धत्व प्राप्ति, धम्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण क्या है, जन्म चक्र से मुक्ति। इन्हीं घटनाओं का अक्सर चित्रण किया गया है। जिन जातक कथाओं का अक्सर अनेक स्थानों पर बार बार चित्रण दर्शाया गया है वे मुख्य रूप से छदंत जातक, विदुर पंडित जातक, रूह जातक, सीबी जातक, वेशांतर जातक और शम जातक से है। यानी जिन कथाओं का अनेक स्थानों पर बार बार चित्रण दर्शाया गया है वे कौन कौन सी है, मुख्य रूप से छदंत जातक हैं, विदुर पंडित जातक हैं, रूर जातक हैं, सीबी जातक, वेशांतर जातक और शम जातक से है। तो फ्रेंड्स, आपने आज मौर्यकालीन कला का पार्ट 2 भी देख लिया और आज ये चैप्टर 3 यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं। TGT, PGT, KVS, NVS, DSSB, नेट, JRF, BFA, MFA सभी के लिए जो भी आर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिंक दिए जाते हैं, वहाँ से आप वीडियो को देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। पार्ट 1 का लिंक भी वहाँ दिया जाएगा, तो आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आप अपने आर्ट की तैयारी एक बेहतर ढंग से करने के लिए शिवानी आर्ट क्लासेज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से हम NCERT बुक को कराते रहेंगे। बीच बीच में हम मॉक टेस्ट भी लेकर आते हैं आपके लिए, जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो हम एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।